पूरा पैसेज जिस भी पॉइंट पर सबसे ज्यादा परसेंटेज दिखा रहा है वो होता है आपका पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया। द पीपल हु आर काइंड एंड पेशेंट आर ऑफन रिवॉर्डेड फॉर देयर गुड डीड्स इन लाइफ। आपने देखा कि पैसेज में जो ऑथर है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव में बात कर रहा है, तो अगर एक ऑप्शन है जो नेगेटिविटी में बात कर रहा है वो आपका एलिमिनेटर होगा। कौन से ग्रुप के पेशेंट्स को ड्रग प्लस थेरेपी की जरूरत है, फिजिकल थेरेपी, वो सेंट्रल आइडिया पे किस तरह से फोकस कर रहा है, वो आपको कनेक्टिविटी कॉर्ड समझनी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PW क्लैट। आई एम एडवोकेट मानसी जैन। आज के लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया एंड रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपसे क्लैट के पेपर्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे कि सेंट्रल आइडिया क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया पे आते हैं। उसके बाद वी विल बी कवरिंग द सेकंड टॉपिक दैट इज रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स, जहां पर आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स दैट इज गिवन इन द आर्ग्यूमेंट। तो क्या होता है पैराडॉक्स, किस टाइप से पैराडॉक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये दोनों पॉइंट्स हम लोग आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द सेंट्रल आइडिया टुडे। सेंट्रल आइडिया के क्वेश्चंस आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द होल पैसेज, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज और व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। तो जब भी आपसे सेंट्रल आइडिया, थीम या मेन आइडिया पूछेंगे, दैट क्लियरली इंप्लाइज कि आपने यहां पर तीनों में सेम स्ट्रैटेजी यूज करनी है। होता क्या है सेंट्रल आइडिया, पहले वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल आइडिया वो सेंट्रल यूनिफाइंग एलिमेंट होता है पूरी की पूरी स्टोरी का, जो पूरी स्टोरी के किरदार, कहानी, प्लॉट को आपस में जोड़ रहा होता है कि जो पूरी मूवी है वो कौन से आइडिया पर बेस्ड है। इन अ नटशेल पूरी मूवी का क्रक्स क्या है जिस पर पूरी मूवी या पूरा पैसेज बेस्ड है, वो होता है आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब कि यहाँ पर डोमिनेंट इंप्रेशन पूरी मूवी में जो पूरी स्टोरी है या जो पैसेजेस में स्टोरी है वो किसके अराउंड रिवॉल्व कर रही है, पूरी स्टोरी का जेनेरिक ट्रुथ क्या है। साथ ही सेंट्रल आइडिया स्टेटमेंट शुड अवॉइड यूजिंग द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स। तो जनरली जब भी सेंट्रल आइडिया आप एक्सप्लेन करोगे, जनरली उनमें नेम्स नहीं होते हैं स्टोरीज के, एक ओवरऑल आइडिया होता है जो ऑथर प्रोजेक्ट करना चाहता है। सेंट्रल आइडिया रिफ्लेक्ट्स द डिस्कवरीज जो आपके पैसेज में हुई होती हैं, इमोशंस जो आपके मेन प्रोटैगनिस्ट के इमोशंस होते हैं। प्रोटैगनिस्ट इज द मेन कैरेक्टर, तो जो भी प्रोटैगनिस्ट के इमोशंस होते हैं, जो भी उसकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस वो फेस करता है जो मेन कैरेक्टर है, उसके हिसाब से सेंट्रल आइडिया डेवलप किया जा सकता है। इट टेक्स द ग्रेटेस्ट परसेंटेज ऑफ द स्टोरी। तो जिस भी पूरा पैसेज जिस भी पॉइंट पर सबसे ज्यादा परसेंटेज दिखा रहा है, सबसे ज्यादा फैक्ट, सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो होता है आपका पूरे पैसेज का सेंट्रल आइडिया। तो इस केस में जब भी आप सेंट्रल आइडिया करें, तो अगर सपोजिडली मैं बात करूं सेंट्रल आइडिया की, तो अगर हम लोग एग्जांपल लें सिंड्रेला स्टोरी का, सभी ने सिंड्रेला स्टोरी सुनी है कि उसका एक सिंड्रेला होती है, बहुत गरीब होती है, उसके रिलेटिव्स उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं। फिर एक दिन वो एक पार्टी में जाती है, वहाँ पर उसका शू खो जाता है और उसके बाद वो वापस आ जाती है पार्टी से, और वो प्रिंस जो होता है वो शू ढूंढता ढूंढता सिंड्रेला के पास पहुँचता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सिंड्रेला स्टोरी का सेंट्रल आइडिया क्या था, तो एक पुअर सेंट्रल आइडिया कुछ इस तरह से होगा, जो कि गलत सेंट्रल आइडिया होगा, जो जनरली आप शायद सोचेंगे ऐसा होगा कि सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ अ पुअर सर्वेंट गर्ल who overcomes the cruelty of her own family and lives happily ever after with a prince charming। सुन के लगेगा नहीं, ये पूरी स्टोरी का नेट कंक्लूजन है, लेकिन सेंट्रल आइडिया जिस पर ये पूरी की पूरी मूवी या स्टोरी बेस्ड थी, वो अप्रोप्रिएट सेंट्रल आइडिया वुड लुक समथिंग लाइक दिस। The story of Cinderella reveals the people who are kind, because she was kind and she was patient. The people who are kind and patient are often rewarded for their good deeds in life। तो ultimately जिन लोगों के पास patience होती है, जो लोग kind होते हैं, जिनमें perseverance होती है, उन लोगों को लाइफ में एक अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फ्यूचर में अपने अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। ये एग्जैक्टली सेंट्रल आइडिया होगा। तो सेंट्रल आइडिया को किस तरह से निकालना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेंट्रल आइडिया निकालें, यू हैव टू फोकस ऑन द प्लॉट, जो कि आपकी पूरी स्टोरी है पैसेज की, उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है। यू हैव टू फोकस ऑन द टोन ऑफ द ऑथर,
कि ऑथर किस लहजे में बात कर रहा है, क्योंकि टोन ही आपको ये बताएगी कि कौन से ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। आपने देखा कि पैसेज में जो ऑथर है वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव में बात कर रहा है, तो अगर एक ऑप्शन है जो नेगेटिविटी में बात कर रहा है वो आपका एलिमिनेटर होगा। तो आपको यहाँ पे ऑथर की टोन पे खासा ध्यान रखना है। आपको स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स जो हैं उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी स्टोरी में क्या चल रहा है, उनके लाइफ के क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, या उसके हिसाब से उनको लेके उन मेन कैरेक्टर्स के क्या इमोशंस डेवलप हो रहे हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हैं, इनके इन एंड अराउंड आपका सेंट्रल आइडिया रहता है। सो अल्टीमेटली इट्स बेसिकली द थीम ऑफ योर स्टोरी। सेंट्रल आइडिया के क्वेश्चंस कुछ इस टाइप से होते हैं, लाइक हाउ इज द सेंट्रल आइडिया और थीम एक्सप्रेस थ्रू द कैरेक्टर्स। ये ध्यान देना है कि कैरेक्टर्स पे फोकस करना है आपको, सेटिंग पे, पॉइंट ऑफ व्यू पे, ऑथर के लैंग्वेज पे, ऑथर के टोन पे फोकस करना है, तो आपको सेंट्रल आइडिया क्लियर होगा। इन वॉट वे डज द रेजोल्यूशन ऑफ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इंडिकेट द सेंट्रल आइडिया। तो जो भी एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं कैरेक्टर्स स्टोरीज के बीच में, वो सेंट्रल आइडिया पे किस तरह से फोकस कर रहा है, वो आपको कनेक्टिविटी कॉर्ड समझनी है। अगर ऑथर के मन में आपको दिख रहा है कि कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं और ऑथर ने वो बात पैसेज में लिखी है, तो उससे भी आपका सेंट्रल आइडिया निकल सकता है। अगर पैसेज में कुछ सिंबल्स हैं, कुछ मेटाफर्स को यूज किया गया है, कुछ सिमिलीज को यूज किया गया है जो सेंट्रल आइडिया की तरफ फोकस कर रहे हैं, सेंट्रल आइडिया की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट होता है व्हाइल फाइंडिंग द सेंट्रल आइडिया। रिपीटेडली ऑथर ने किस पॉइंट के बारे में बताया है, किस वर्ड्स के बारे में या किस एक्सप्रेशंस के बारे में बताया है, वहां से भी आप सेंट्रल आइडिया निकालेंगे। हाउ डज द टाइटल मेक्स द सेंस। कभी कभी टाइटल से भी सेंट्रल आइडिया निकालना बहुत हेल्प आउट होता है। अगर आपको पैसेज का टाइटल गिवन है तो सेंट्रल आइडिया के लिए टाइटल इज ऑल्सो वेरी मच क्रूशियली इंपॉर्टेंट। What the story reveals about the society। अगर पैसेज के अंदर कोई सोसाइटी की स्टोरी है, उनके लोगों ने कैसा बिहेव किया, उन लोगों के क्या रोल्स थे, मेन एंड वुमेन के क्या रोल्स थे, कौन से पीरियड मतलब हिस्टोरिकल पीरियड की स्टोरी है या मिडिवल पीरियड की स्टोरी है, तो टाइम और ये सब क्रोनोलॉजी भी मैटर करती है जब आप सेंट्रल आइडिया को डेसिफर करते हैं। और उसके बाद आपको देखना है कि अल्टीमेटली वो सेंट्रल आइडिया जो है क्या वो स्टोरी और टाइटल से सेंस बना रहा है, तब आप इसको निकाल सकते हैं। Now we would apply the knowledge on few of the questions जो central idea पर based हैं। यहाँ पर passage ये कहता है कि many intellectual histories of the Black Power movement in the era of 1960s and 70s rely heavily on the essays। जितनी भी intellectual histories हैं वो हमें कहाँ से मिल रहा है उनके बारे में information, जो भी essays हैं और explicit ideological works हैं उनको primary sources माना जाता है। मतलब जितने भी books हैं और essays हैं उनके थ्रू हमें ब्लैक पावर मूवमेंट के बारे में काफी नॉलेज मिलती है इंटेलेक्चुअल हिस्ट्रीज में। अ टेंडेंसी दैट कैन ओवर प्रेजेंट द पर्सपेक्टिव्स ऑफ अ स्मॉल नंबर ऑफ थिंकर्स, मोस्ट ऑफ देम वर मेल। तो इसने ये भी साथ साथ बोला कि प्राइमरी सोर्सेज से हमें उस टाइम की नॉलेज तो मिल रही है, लेकिन उस टाइम की जो नॉलेज है वो लिमिटेड नॉलेज मिल रही है, और प्लस वहां पर ये स्टोरी सिर्फ मेल ऑथर्स ने लिखी है। तो हमें अल्टीमेटली जो पर्सपेक्टिव समझने को मिल रहा है वो सिर्फ मेल ऑथर्स का मिल रहा है कि मेल ऑथर्स उस टाइम पे क्या सोचते थे, उनकी थिंकिंग के हिसाब से सिर्फ हमें पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है ब्लैक पावर मूवमेंट का, जो कि एक गलत अप्रोच है जो ऑथर ने कहा इट इज ओवर प्रेजेंटिंग। हिस्टोरियन एशले डी फार्मर इज अ हिस्टोरियन जिन्होंने एक्सपैंडिंग एरे शो किया ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज, मतलब इन सोर्सेज को भी कंसिडर किया जो बुक्स के फॉर्म में था, ताकि उनको मोर टाइप्स ऑफ प्रिंट मटेरियल उन्होंने यूज किया, पॉलिटिकल कार्टून्स यूज किए, एडवर्टाइजमेंट्स यूज किए और आर्ट वर्क यूज किए, जिससे लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो ब्लैक पावर मूवमेंट के लिए। पर साथ ही मतलब उन्होंने इन सोर्सेस को भी कंसिडर किया जो ऑलरेडी अवेलेबल थे, नए सोर्सेस को भी एक्सट्रैक्ट किया, साथ के साथ ये जो हमारे हिस्टोरियन है एशले डी फार्मर, इनके लिए बोला गया, साथ के साथ इन्होंने डाइवर्स रोल्स बताए जो कि ब्लैक विमेन ने प्ले किया था इन द शेपिंग ऑफ इट। तो यहां पर सिर्फ मेल्स का रोल बताया गया, लेकिन जब फार्मर ने अपनी बुक्स लिखी तो उन्होंने ब्लैक विमेन का इस पूरे दौरान क्या रोल रहा है वो भी एक्सप्लेन किया। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच चॉइस बेस्ट डिस्क्राइब्स द मेन आइडिया ऑफ द टेक्स्ट। तो मेन आइडिया कैसे निकालेंगे, पहले एलिमिनेशन से वर्क करेंगे ऑब्वियसली। फर्स्ट ऑप्शन कहता है बिफोर फार्मर्स रिसर्च, फार्मर्स की रिसर्च से पहले का जो टाइम था जहां पे पुराना डेटा अवेलेबल था, हिस्टोरियंस हैड लार्जली इग्नोर्ड इंटेलेक्चुअल डिमेंशंस ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट। इसने कहा इग्नोर कर दिया, जबकि ऑथर ने कहा इंटेलेक्चुअल डिमेंशंस पे वो वर्क करते थे, तो इग्नोर वर्ड की वजह से ये एलिमिनेशन में जाएगा।
फार्मर्स मतलब यहाँ पर एशले की बात हो रही है। फार्मर्स मेथड्स एंड रिसर्च हैव एनरिच्ड द हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग, यस उससे और ज्यादा एनरिच हुई और ज्यादा डेवलप हुई, ऑफ द ब्लैक पावर मूवमेंट, एंड साथ के साथ उन्होंने ब्लैक विमेन का कंट्रीब्यूशन भी बताया, मतलब पुराने सोर्सेस को भी कंसिडर करा और साथ के साथ लोगों को और ज्यादा एनलाइटन करने के लिए ब्लैक विमेन का भी रोल बताया। तो दैट्स अ गुड सेंट्रल आइडिया। सी कहता है अदर हिस्टोरियंस ऑफ ब्लैक पावर मूवमेंट हैव क्रिटिसाइज्ड फार्मर्स यूज ऑफ अनकन्वेंशनल मेथड्स। क्रिटिसिज्म पूरे पैसेज में नहीं लिखा, क्रिटिसिज्म जैसा कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो क्रिटिसाइज वर्ड इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट दिस ऑप्शन इज अ एलिमिनेटर। डी कहता है द फिगर्स इन द ब्लैक पावर मूवमेंट whom historians tend to cite would have agreed with farmers' conclusion about women's roles in movement। इसने कहा जो फिगर्स थी ब्लैक पावर मूवमेंट की वो लोग फार्मर्स की बात से अग्री करते, वो फिगर जिंदा है नहीं है, वो फिगर्स अग्री करते नहीं करते, दैट इज एन आउट ऑफ स्कोप ऑप्शन एंड नॉट द सेंट्रल आइडिया, देयरफॉर बी विल बी द करेक्ट चॉइस। अंडरस्टैंडिंग अनदर पैसेज, इस टेक्स्ट को लिया गया है रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन के 1883 नॉवल ट्रेजर आइलैंड से। यहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट होता है। तो ट्रेजर आइलैंड समझ लो इसका सॉर्ट ऑफ टाइटल है, तो टाइटल भी हमको हेल्प आउट करता है समवेयर सेंट्रल आइडिया के लिए। तो पैसेज क्या कहता है, बिल इज अ सेलर हु इज स्टेइंग एट एडमिरल बेनबो। एडमिरल बेनबो एक रिजॉर्ट या होटल का नाम है जहां वो स्टे करता है। दैट्स एन इन, इनका मतलब रिजॉर्ट या होटल, दैट इज रन बाय नैरेटर्स पेरेंट्स। जो नैरेटर जिसने पूरी स्टोरी लिखी है उसके पेरेंट्स ये होटल चलाते हैं, जहां पे हमारा जो बिल है एक सेलर है, सेलर मतलब जो शिप चलाते हैं वो वहां रहता है। एवरी डे जब भी बिल वापस आता है अपने स्ट्रॉल से, जब वो बाहर वॉक के लिए निकल जाता है, जब भी वो स्ट्रॉल से वापस आता है, आने के बाद वो हमेशा पूछता है कि क्या आपने कोई सी फारिंग मैन देखे यहाँ से रोड से निकलते हुए। सी फारिंग मैन का मतलब है उसी के भाई बंधु, उसी के सेलर्स, उसी के जैसे सेलर्स जो शिप चलाते हैं, क्या आपने ऐसे किसी लोगों को यहाँ से आते जाते देखा है, वो ऐसा पूछता है। At first, हमें ऐसा लगता था, at first we thought it was for the want of company of his own kind that made him ask this question। तो शुरू में नैरेटर को लगा, हमें लगा कि शायद वो अपने जैसे अपने भाई बंधुओं को मिस करता होगा, इसीलिए उनके बारे में पूछता है। तो हमारे दिमाग में ये आया कि शायद he used to miss his people, his own kind, that's why he keeps on asking such questions। But at last we began to see he was desirous to अवॉइड देम। ऑथर ने कहा बट लेटर ऑन वी गॉट टू नो कि एक्चुअली में तो वो उनको अवॉइड करना चाहता था, इसीलिए पूछता था कहीं तुमने यहाँ देखा तो नहीं है किसी को, अगर देखा है तो मैं छुप जाता हूँ, चलो। तो उस सेंस में तो ये कैसे पता चला ऑथर को, व्हेन अ सी मैन डिड स्टे एट एडमिरल बेनबो as now and then some did, he would look in at him through a curtained door before he entered the parlor। मतलब हमने ये देखा जब एक आध बार कोई और सी फारिंग मैन, कोई और सेलर आके इस होटल में जब उन्होंने स्टे किया, तो हमने देखा जो बिल था वो छुप छुप के उनको कर्टेन के पीछे से देखता था, इसका मतलब छुपता था उन लोगों से। तो इस केस में एंड ही वॉज ऑलवेज श्योर टू बी एज साइलेंट एज अ माउस व्हेन सच वॉज प्रेजेंट। और हमने ये भी देखा कि जब भी ऐसे कोई सेलर आता था तो जो बिल है वो बहुत ही स्टेल्थ मोड में, बहुत ही शांति पूर्वक माउस की तरह शांति से चुपचाप दबे पैर निकल जाता था, दबे पैर आ जाता था, मतलब एनकाउंटर करने से बचता था अपने सेलर से, फेलो सेलर्स के साथ। तो अब आपको निकालना है अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाई डज बिल रेगुलरली आस्क अबाउट सी फारिंग मैन। क्यों पूछता था वो रेगुलरली सी फारिंग मैन के बारे में, यही है पूरे पैसेज का आपका थीम। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ही इजंट श्योर, वो श्योर नहीं था दैट अदर गेस्ट एट द इन विल बी वेलकमिंग ऑफ द सेलर। मतलब वो ये कह रहा है कि वो बंदा श्योर नहीं था बिल यहाँ पर कि बाकी के अदर पीपल जो इस रिजॉर्ट में रह रहे हैं क्या वो वेलकम करेंगे सेलर्स को या वो उनको दरवाजे से ही धक्का मार के भेज देंगे। ये उसका पॉइंट ऑफ कंसर्न था ही नहीं, देयरफॉर एलिमिनेटेड। बी कहता है ही इज ट्राइंग टू सिक्योर अ जॉब एज अ पार्ट ऑफ द क्रू ऑन द न्यू शिप, कि वो जॉब सर्च करना चाहता था। बिल चाहता था कि कोई ना कोई सेलर जैसे ही आएगा मैं उसको जॉब के लिए अप्लाई कर दूंगा ताकि मुझे शिप पर नौकरी मिल जाए। तो क्या जॉब सर्च उसका यहाँ पर, जॉब हंट उसका पॉइंट था? बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पैसेज में गिवन नहीं है। सी कहता है ही इज होपिंग टू फाइंड एन ओल्ड फ्रेंड एंड फेलो सेलर, क्या वो दोस्त ढूंढना चाहता था? ऐसा भी ऑथर ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। ऑथर ने ये इंफॉर्मेशन दिया कि वो बाकी के सेलर से बचता था अगर ऐसा कोई सेलर आके होटल पे स्टे करता था। एलिमिनेटेड।
डी कहता है he doesn't want to encounter any other sailor unexpectedly. बिल्कुल ये that's the correct answer कि वो नहीं चाहता था कि unexpectedly एकदम से all of a sudden उसको किसी sailor से मुलाकात करनी पड़ जाए, क्योंकि वो उनसे बचता था, unexpectedly कोई मिल ना जाए, इसीलिए पहले ही पूछ के रखता था रिसेप्शन से कि आपने किसी sailor को तो नहीं देखा. तो that will make D the correct answer choice. So whenever you are dealing with the central idea questions, always focus on the tone, always focus on the plot, always focus on each and every detail given to you in the passage. Irrelevant details, कभी कभी extra information आपको passage में given होगी, वो आपको पढ़ते पढ़ते लगेगा कि ये detail important नहीं है, relevant नहीं है, अगर वो question आपका central idea question है. तो always pay important details, always pay important notice to the details whenever you are dealing with the central idea questions. Now we will move ahead in resolving the paradox questions. Paradox के questions आपको अक्सर CLAT के पेपर में गिवन होते हैं, जहां पे आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि विच ऑफ द ऑप्शन इज रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स, या आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सॉल्विंग द डिस्क्रिपेंसी गिवन इन द पैसेज. तो अब डिस्क्रिपेंसी और पैराडॉक्स होते क्या है वो इंपॉर्टेंट है. जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते. तो पैसेजेस में आपको ऐसा होगा कि दो स्टेटमेंट्स ऐसी गिवन होंगी जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी नेचर की होंगी, एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी. तो अब आपका काम होता है इन दो ऑपोजिट स्टेटमेंट्स को सॉल्व करना, एक ऐसी न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को लेके आना जो इन दोनों को सॉल्व कर सके. तो पहले समझते हैं पैराडॉक्स इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दैट रन्स कॉन्ट्ररी टू वंस एक्सपेक्टेशंस. तो यहां पर सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट का मतलब है आपको सपोज स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 गिवन होंगी और दोनों बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होंगी, फिर भी ये एक दूसरे के साथ होंगी. तो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं पहले, फिर और क्लियर होगा आपको. नंबर 1 जैसे है वॉर इज पीस, जंग ही शांति है. अब आपको लगेगा जंग कैसे शांति हो सकती है, हो सकता है लोगों का ये माइंडसेट हो एक बार जंग के बाद फाइनल हो जाता है कौन सा एरिया किसका है, अगर लैंड पे लड़ रहे हैं तो अल्टीमेटली बाद में शांति है. तो इस माइंड से शायद किसी ने कभी कहा होगा वॉर इज पीस. सिमिलरली फ्रीडम इज स्लेवरी. इसके अलावा इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, जैसे इग्नोरेंस इज ब्लिस बोलते हैं, तो इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ कि अगर आप किसी चीज को लेके आपको नॉलेज ही नहीं है तो वही अपने आप में एक खुशी है. कहते हैं ना जितना कम जानोगे उतना ज्यादा अच्छा है. तो इग्नोरेंस इज ब्लिस. फ्रीडम स्लेवरी है. या माई वीकनेस इज माई स्ट्रेंथ, मेरी कमजोरी ही मेरी शक्ति है. कमजोरी शक्ति कैसे हो सकती है, लेकिन किसी की कमजोरी शायद उसके लिए शक्ति हो. तो ये सब हैं आपके पैराडॉक्स स्टेटमेंट्स जिनमें दो ऑपोजिट जॉनरे की चीजों को साथ में फिट किया गया है. तो आपको नंबर 1 तो ये मान के चलना है, अज्यूम करना है कि वो दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं. ये नहीं मानना है कि इनमें से कोई हो सकता है एक स्टेटमेंट झूठी स्टेटमेंट हो. ये 100% दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू स्टेटमेंट्स हैं. आपका क्या काम होता है इन दोनों के बीच में दोस्ती कराना. आप एक मीडिएटर का रोल करते हो कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट जो ऑपोजिट स्टेटमेंट हैं अगर ये एक दूसरे के साथ स्टैंड कर रही हैं तो क्या कारण है जिस वजह से ये स्टैंड कर रही हैं, वो ऑप्शन आपने ढूंढना होता है. एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे और ज्यादा क्लियर होगा. अल्टीमेटली आपका काम होता है यू हैव टू सॉल्व दिस मिस्ट्री कि ऐसी क्या मिस्ट्री है जिस वजह से ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, इनकॉन्ग्रुएंट स्टेटमेंट्स एक दूसरे के साथ जेलअप कर पा रही हैं. ऐसा क्या है कि ये कॉन्ट्राडिक्शन सही साबित हो रही है सेटिंग के अंदर. रियल लाइफ सिचुएशन एग्जांपल्स गिवन होते हैं इसमें आपको. जैसे एक सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल, जॉन रियली हेट्स आइसक्रीम एंड येट ऑन ट्यूसडे आई सॉ हिम एट एन आइसक्रीम शॉप. तो येट जैसे यहाँ लिखा है, अक्सर क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स होती हैं तो आपको एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड, एक ट्रांजिशन मिलेगा आपको यहाँ पर जो इन दोनों को साथ में क्लब कर रहा होगा. दैट कुड बी येट, इट कुड बी हाउ एवर, इट कुड बी नेवरदलेस, इट कुड बी दो और इवन ऑल्दो. तो इस टाइप के बहुत सारे ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस, कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रांजिशंस, जो आपको इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में मिलेंगे. तो अब ये कैसे, जैसे यहाँ लिखा है, हमें पता चल गया है कि जॉन है उसको आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, फिर भी हमने उसको पार्लर पर देखा ट्यूसडे को, आइसक्रीम पार्लर पर, तब भी उसने विजिट किया हुआ था.
तो अब अगर उसका कोई जिगरी दोस्त होता जिसको पता है कि जॉन को आइसक्रीम बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी उस टाइम पे आइसक्रीम पार्लर पे खड़ा होता, तो वो सोचता कि ऐसा क्या है, ऐसी क्या मिस्ट्री है जिस वजह से जॉन, जिसको आइसक्रीम से सख्त नफरत है, जिसको आइसक्रीम की खुशबू फ्रेग्रेंस से भी सख्त नफरत है, वो आज आइसक्रीम पार्लर पर खड़ा है। क्या मिस्ट्री है इसके पीछे? उसने देखा कि वो आइसक्रीम खरीद के जैसे ही जॉन बाहर निकला, जाके आइसक्रीम दे दी उसने अपनी गर्लफ्रेंड को। तो दोस्त ने क्या कहा, अच्छा ये कारण है जिस वजह से ये आइसक्रीम पार्लर पर आज बैठा था। तो इसका क्लियर मतलब है कि ये जो दो स्टेटमेंट थी कॉन्ट्राडिक्टरी, कि जॉन को आइसक्रीम पसंद नहीं है फिर भी वो आइसक्रीम पार्लर पर बैठा है, खड़ा है, तो इसका क्या रीजन है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आइसक्रीम लेने आया है। अनदर रीजन, शायद ऐसा भी कोई रीजन हो सकता था दैट उसके फ्रेंड ने उसको डेयर किया हो। क्या पता ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा हो जॉन अपने किसी और दोस्त के साथ, और उसने डेयर किया हो कि तू जा आज आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम ला के दिखा, चाहे कि तेरे को कितनी ही स्मेल पसंद नहीं है। तो दैट इज ऑल्सो रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स। इसके अलावा मे बी जॉन कुड बी लुकिंग फॉर अ जॉब एज वेल। क्या पता उसको यहाँ पर जॉब मिल चुकी हो। अब यार पैसा कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर वो शायद इस केस में अपना हेट्रेड नहीं देखेगा आइसक्रीम का, वो शायद वहां जॉब कर लेगा अगर उसको यहाँ पर मनी का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तो दैट इज ऑल्सो सॉल्विंग द मिस्ट्री कि अच्छा ये कारण है, ये रीजन है जिस वजह से जॉन, जिसको आइसक्रीम पसंद नहीं है, पैसे कमाने के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की वजह से वो वहां पर आज जॉब कर रहा है। तो दैट इज ऑल्सो रिजॉल्विंग द पैराडॉक्स। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस गिवन होंगे। यहां पर एक ऑप्शन होगा वो आपके इस मिस्ट्री को सॉल्व करेगा, बाकी के 3 ऑप्शन आपकी मिस्ट्री को कोई भी यहां सॉल्व नहीं कर सकते। तो बाकी के ऑप्शंस जो होते हैं अक्सर उनके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जानने के लिए, व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद द पैराडॉक्स एलिमिनेटर्स। We always work on the elimination strategy that is always your best friend, that is working from the wrongs to the rights। तो पहले wrongs को eliminate करके अपने पास कम options बचते हैं जहां से right answer निकलने के ज्यादा chances होते हैं। तो फर्स्ट वन, आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपके प्रीमाइस को किल कर रहे होंगे या आपकी मेन इंफॉर्मेशन को किल कर रहे होंगे। ऐसा कोई ऑप्शन जो आपके वो 2 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट को झूठा बोल दे। जैसे सपोज यहां पे बोल सकते हैं कि जॉन हैज स्टार्टेड लाइकिंग द आइसक्रीम, दैट इज व्हाई ही वेंट टू द आइसक्रीम पार्लर। तो मेरे को मेन पैसेज कह रहा था यार आइसक्रीम तो उसको पसंद नहीं है, वो तो हेट करता है, और ये कह रहा है उसको पसंद आ गई है। तो ये ऑप्शन आपका प्रीमाइस इंफॉर्मेशन को किल कर रहा है, ये एलिमिनेटर होगा। सेकेंड, आपको अक्सर ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे जो आपके रेपिटेशंस होते हैं प्रीमाइस के। जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आपको पैसेज में गिवन होगी, ये इंफॉर्मेशन उसको, ये ऑप्शन उसको रिपीट कर देगा, बस पैराफ्रेज कर देगा, नए शब्दों में सेम इंफॉर्मेशन को बोलेगा जो ऑलरेडी आपकी पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो वो एलिमिनेशन में जाती है। एंड थर्ड इज योर अनरिलेटेड एंड फार फेच्ड ऑप्शंस, जो कि अलग ही टेंजेंट पे बात करते हैं, जो कि पैसेज से रिलेट नहीं है। ये वाले ऑप्शंस पढ़ के ना आपको एक फीलिंग आएगी वो वाली, तो मतलब ये कह रहा होगा कुछ कुछ पढ़ के आपको लगेगा तो मैं क्या करूं, ये तो मेरे पैराडॉक्स को सॉल्व नहीं कर रहा है। तो ये अनरिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, फार फेच्ड ऑप्शंस होते हैं, इनको आपने एलिमिनेट करना होगा। सो ऑलवेज बी वेरी क्रिटिकल व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द पैराडॉक्स। दैट इज व्हाई इसको आपको लॉजिकल रीजनिंग में पूछा जाता है। तो आपको यहां अज्यूम करके चलने हैं ऑप्शंस को दैट दे आर ट्रू। इसके अलावा अब इसको थोड़े से क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखते हैं। The first question that is before us, big budget movies often gross 2 to 3 times the cost of their production and marketing. However, मिल गया हमको transition word जिसने कहा कि अच्छा contradiction शुरू। Most of the movies industry's total revenue comes from the low budget movies. तो passage ये कहना चाहता है कि जब big budget movies आती हैं इंडस्ट्री में, वो 2 to 3 times profit देके जाती हैं, ठीक है, अपनी कॉस्टिंग से अगर कंपेयर करें तो जितने भी पैसे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के लगे हैं मूवी में, तो उससे 2-3 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट देके जाती हैं। अगर 100 करोड़ में आज करण जौहर एक मूवी बना रहा है तो वो हो सकता है उसको मूवी 300 करोड़ कमा के दे, तभी हम सुनते हैं कि ये मूवी भी 100 करोड़ क्लब में आ गई है, ये मूवी भी आ गई है, लाइक सो ऑन। लेकिन हाउएवर इंडस्ट्री का जो टोटल रेवेन्यू है, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री का जो टोटल रेवेन्यू है, मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स है, टोटल प्रॉफिट है, वो उनको कमा के दे रहे हैं लो बजट मूवीज। तो इन्होंने कहा जो रेवेन्यू है वो स्मॉल बजट मूवीज से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है
अगर हम कंपेयर करें इसको बिग बजट मूवी से। तो आया मन में पैराडॉक्स, डिस्क्रिपेंसी कि यार जब कमा के 2 to 3 टाइम्स बिग बजट मूवीज दे रही हैं तो ऐसा क्या है कि स्मॉल बजट मूवी से ज्यादा पैसा आ रहा है। तो इसी मिस्ट्री को अब हमें सॉल्व करना है। ऑप्शंस, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन रिजॉल्विंग द अपैरेंट डिस्क्रिपेंसी। अपैरेंट का मतलब जो विजिबल है हमें, ये डिस्क्रिपेंसी जो इनकॉन्ग्रुएंसी दिख रही है, इसको कौन सा ऑप्शन सॉल्व करेगा। फर्स्ट कहता है बिग बजट मूवीज नीड टू सेल मेनी मोर टिकट्स दैन लो बजट मूवीज जस्ट टू रिकूप देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। ए कह रहा है कि जो बिग बजट मूवीज हैं वो अपने जो टिकट्स हैं वो ज्यादा सेल आउट करते हैं इन कंपैरिजन टू लो बजट मूवी, ताकि उनके कॉस्ट प्रोडक्शन निकल जाए। तो क्या इससे मुझे ये समझ में आया कि स्मॉल बजट मूवीज इंडस्ट्री को ज्यादा पैसा कैसे दे रही है। टिकट माना बिग बजट मूवी अपनी ज्यादा बेच रही है, लेकिन स्मॉल बजट मूवी ज्यादा पैसा कमा के दे रही है, वो तो नहीं समझ में आ रहा मुझे अभी भी। तो ये आपका अनरिलेटेड ऑप्शन है। बी कहता है many more low budget movies are produced than the big and medium budget। मिल गया आंसर। ये बात कर रहा है नंबर पर, द क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। ये कह रहा है कि पूरे साल में नंबर ऑफ स्मॉल बजट मूवीज ज्यादा आती हैं, मेनी मोर आती हैं than the बिग बजट मूवीज। तो इसको ये मान के चलो सपोजिडली एक साल में अगर 100 स्मॉल बजट मूवीज आ रही हैं तो सिर्फ 10 बिग बजट मूवीज आ रही हैं। तो जब 100 बिग स्मॉल बजट आएंगी और सारी शायद 50-50 करोड़ कमा के दें, तो ये 10 मूवीज अगर 200 करोड़ कमा के दे भी देंगी तो टोटल रेवेन्यू तो स्मॉल बजट दे रहा है, क्योंकि क्वांटिटी आ गई है यहां पर स्मॉल बजट मूवीज की। तो देयरफॉर ये आपका पैराडॉक्स को रिजॉल्व कर रहा है। बी विल बी द करेक्ट आंसर। एक बार फिर भी सी और डी को देखेंगे। सी कहता है मूवी के इंडस्ट्री के जो रेवेन्यू हैं जब उनको एडजस्ट किया गया, मूवी के सारे प्रॉफिट्स को जब एडजस्ट किया गया तो ये देखा गया इन्फ्लेशन, महंगाई के बाद ये सारे प्रॉफिट्स पिछले 30 साल में काफी डिक्लाइन हो गए हैं अगेन। तो क्या मुझे ये पता चला कि स्मॉल बजट मूवीज ने ज्यादा पैसा कैसे कमा के दिया। टोटल एलिमिनेटर। डी कहता है बिग बजट मूवीज बिकॉज ऑफ देयर इलैबोरेटिव स्पेशल इफेक्ट्स, क्योंकि बिग बजट मूवीज बहुत अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स यूज करती हैं, फॉरेन लोकेशंस पे जाते हैं, इनका जो इंश्योरेंस कॉस्ट प्रीमियम्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। अगर इनके इंश्योरेंस प्रीमियम कॉस्ट ज्यादा होते भी हैं तो प्रॉफिट स्मॉल बजट कैसे दे रहा है, वो फिर भी यहां पर अनसॉल्वेबल है। तो देयरफॉर बी विल बी द आंसर। मूविंग अहेड विद अनदर क्वेश्चन। मेडिकल स्पेशलिस्ट का ये रिपोर्ट है कि जिन भी पेशेंट को बैक मसल इंजरीज होती हैं उनको हमने एक्सपेरिमेंट्स में या देखा, जनरली नॉट एक्सपेरिमेंट्स आई वुड से, देखा मेडिकल स्पेशलिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, कि किसी ग्रुप को तो हमने दिया कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड फिजिकल थेरेपी। फिजिकल थेरेपी को आप मान के चलिए एक्सरसाइज, योगा और एरोबिक्स। दे डू ओनली एज वेल एज दोज हु रिसीव द फिजिकल थेरेपी अलोन, जिन्होंने सिर्फ ये प्रैक्टिस करी। तो इसको आप ऐसे मान के चलिए कि देयर वर द ग्रुप ऑफ पीपल जिनको की बैक मसल इंजरी का प्रॉब्लम था। ग्रुप 1 के लोगों को, ग्रुप 2 के लोगों को, ग्रुप 1 के लोगों को दिया गया कॉम्बो, उनको दिए गए ड्रग्स प्लस सपोज फिजिकल थेरेपी है तो योगा मान सकते हैं आप, एरोबिक्स मान सकते हैं। और ग्रुप 2 के लोगों को सिर्फ फिजिकल थेरेपी दिया, मतलब मान के चलिए एक्सरसाइज दिया सिर्फ। और इन दोनों के ग्रुप के लोगों ने बराबर का रिकवर किया। मतलब एक लोगों को कॉम्बो दिया ड्रग एंड फिजिकल थेरेपी। अब इसको ड्रग को वो वाला ड्रग नहीं समझना है कि एमडीएमए या कौन सा ड्रग दे दिया है। ड्रग मतलब मेडिसिन। जिन लोगों को मेडिसिन दिया एक ग्रुप के लोगों को, प्लस साथ में फिजिकल थेरेपी, योगा दिया, एक्सरसाइज दिया, उन लोगों ने भी उतना ही रिकवर किया। मान के चलो 10 लोगों ने भी उतना रिकवर किया जितना उन लोगों ने रिकवर किया जिनको सिर्फ और सिर्फ हमने एरोबिक्स, एक्सरसाइज या योगा दिया, मतलब उनको मेडिसिन नहीं दी। तो आपने दिमाग में सोचा इसका मतलब मेडिसिन तो जरूरी है ही नहीं, पीटी जरूरी है। सही सोचा। आ गया लेकिन कॉन्ट्राडिक्शन। येट स्पेशलिस्ट का ये कहना है कि ड्रग्स आर नेसेसरी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल पेशेंट्स जिनको भी बैक मसल इंजरी की प्रॉब्लम है, उन सभी के लिए ड्रग मैंडेटरी है। तो यहां से मन में एक डिस्क्रिपेंसी निकल के आती है कि अगर ड्रग जरूरी है तो ऐसा बाबा जी का कौन सा च्यवनप्राश खाया था ग्रुप 2 के लोगों ने जिन वजह से उनका बिना ड्रग के सही हो गया।
रिकवरी हो गया। नाउ टू अंडरस्टैंड कि किस वजह से ऐसा हुआ कि फिर ग्रुप 2 के लोग सिर्फ और सिर्फ थेरेपी से ठीक हो गए, जबकि स्पेशलिस्ट का कहना है, मेडिकल स्पेशलिस्ट का कहना है कि ड्रग्स तो इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन तो इंपॉर्टेंट है। लेट्स सॉल्व द डिस्क्रिपेंसी। क्वेश्चन कहता है कौन सा ऑप्शन रिकंसाइल कर रहा है, मतलब दोस्ती करा रहा है मेडिकल स्पेशलिस्ट के 2 क्लेम्स के बीच में, क्योंकि एक डॉक्टर का कहना है कि यार ड्रग्स मेडिसिन बहुत जरूरी हैं और एक डॉक्टर कह रहे हैं कि कॉम्बो से भी लोग ठीक हो रहे हैं, फिजिकल थेरेपी से भी ठीक हो रहे हैं। तो क्या रीजन है कि ये सारी स्टेटमेंट्स बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑप्शन कहता है स्पेशलिस्ट ट्रीट ऑल द पेशेंट्स जिनको भी सीरियस बैक मसल इंजरीज होती हैं, उनको या तो फिजिकल थेरेपी दी जाती है या उन लोगों को कॉम्बो दिया जाता है ड्रग और फिजिकल थेरेपी का। पढ़ते ही लगा कि ये तो पढ़ा पढ़ा लग रहा है। हाँ जी, ये रेपिटेशन है, बिल्कुल प्रीमाइस का रेपिटेशन है, बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन रिपीटेड है, तो ये आपका ऑप्शन गलत में जाएगा। इवन सी इज द प्लेन रेपिटेशन, जिसने कहा बैक मसल इंजरीज हैव बीन कंप्लीटली हील्ड, बैक मसल इंजरी की प्रॉब्लम प्रॉपर तरह से हील हुई है उन लोगों की जिनको कॉम्बो दिया गया है ड्रग और फिजिकल थेरेपी का। ऑथर ने भी ये बात बोली थी कि ग्रुप 1 के लोगों को हमने कॉम्बो दिया और वो बिल्कुल ठीक हो गए, तो ये भी आपका रेपिटेशन है। ए और सी एलिमिनेटेड। डी कहता है सम बैक मसल इंजरीज जो कि एग्रवेट हुई हैं, लोगों की इंजरी एग्रवेट हो गई, मतलब प्रॉब्लम बढ़ गई। कैसे? जब लोगों ने घर पे इम्प्रॉपर अटेम्प्ट्स करे थेरेपी के, जिस वजह से उसको सक्सेसफुली ट्रीट किया गया ड्रग से। तो डी ऑप्शन पता है क्या कह रहा है कि जिन लोगों ने घर पे एक्सरसाइज योगा वगैरह करी, जिनको बैक मसल इंजरी थी, डॉक्टर ने कहा तुम योगा से ठीक हो सकते हो, जब उन्होंने घर में योगा करी तो आसन करने गए थे कोई और, आसन हो गया कोई और हड्डी टेढ़ी हो गई इस चक्कर में, या दर्द और ज्यादा बढ़ गया। तो जब वो प्रॉब्लम आई लोगों को, उसके लिए ड्रग्स बड़े इफेक्टिव रहे। तो आप समझ रहे हैं कि ये बैक मसल इंजरी के लिए ड्रग नहीं बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं जब लोगों को बैक मसल इंजरी के दौरान एक्सरसाइज करते हुए कोई स्प्रेन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम के लिए ड्रग्स बहुत अच्छे थे, बहुत इफेक्टिव थे। तो इसीलिए ये अनरिलेटेड ऑप्शन में जा रहा है, इसीलिए एलिमिनेशन में जाएगा। बी क्या कहता है? मेडिकल स्पेशलिस्ट हु प्रिस्क्राइब दीज ट्रीटमेंट्स मेक accurate judgments about who needs both drugs and therapy and who needs physical therapy alone। तो सारा का सारा खेल डॉक्टर्स के accurate diagnose का है। यहां पर इसको ऐसे समझेंगे कि एक डॉक्टर है जो कि एक पेशेंट को बुखार होने पर अलग मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा, उसकी बॉडी के हिसाब से, उसके बायोलॉजी के हिसाब से, उस सूटेबिलिटी के हिसाब से। वही डॉक्टर दूसरे पेशेंट को भी फीवर होने पर शायद दूसरी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेगा जो 1 को नहीं प्रिस्क्राइब की थी, उसके बॉडी, उसकी सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो वही बात बोली गई है क्योंकि वो डॉक्टर का एक्यूरेट जजमेंट है, उसका एक्यूरेट डायग्नोस है। तो यही ऑप्शन कह रहा है कि मेडिकल स्पेशलिस्ट को पता होता है, एक्यूरेटली वो जज कर सकते हैं कि कौन से ग्रुप के पेशेंट्स को ड्रग प्लस थेरेपी की जरूरत है, फिजिकल थेरेपी, और कौन से वाले पेशेंट सिर्फ और सिर्फ फिजिकल थेरेपी से ठीक हो जाएंगे। इसीलिए जिनको कॉम्बो की जरूरत है उन लोगों के लिए ड्रग्स बहुत जरूरी है, जो कि स्पेशलिस्ट ने दूसरे ग्रुप ने कहा था। तो दिस इज सॉल्विंग द पैराडॉक्स, मेकिंग बी द करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग अनदर क्वेश्चन। यूनिवर्सिटी के बजट कमेटी का कहना है कि एथलीट्स ने एक्सपीरियंस करी फ्यूअर इंजरीज ऑन दी आर्टिफिशियल टफ एथलेटिक फील्ड्स दैन ऑन नेचुरल ग्रास फील्ड्स। तो जो आपके सिंथेटिक फील्ड्स होते हैं, जैसे जो ऑरेंज कलर के एथलेटिक ग्राउंड्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल टफ फील्ड, और एक नेचुरल ग्राउंड होता है जो कि मड का, मिट्टी का होता है, या ग्रास ग्राउंड होता है, एक वो वाला टाइप का ग्राउंड होता है जहां रेस एंड एथलेटिक्स होती है। तो यहाँ पे बोला गया, कंपेरिजन किया गया आर्टिफिशियल फील्ड्स का एक तो, और दूसरा कंपैरिजन है नेचुरल ग्रास फील्ड का। तो यहां पे नंबर 1 क्या बोला, जो इंजरीज होती हैं यहां पर वो फ्यूअर होती है, मतलब अगर यहां पर गिरते हैं तो इंजरी कम होती है, अगर इस वाले ग्राउंड पे गिरते हैं तो हड्डी वड्डी टूट सकती है या ज्यादा इंजरी हो सकती है। एडिशनली natural grass fields are more expensive to maintain than fields made of artificial turf। मेंटेनेंस कॉस्ट की बात की जाए, यहां पे इसका मतलब इंजरी ज्यादा है ऑटोमेटिकली। अगर हम लोग बात करें मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो वो भी यहां पे कम है, यहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, जैसे वाटर करना फील्ड को, बाकी क्लीनिंग करना, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी ज्यादा है। नेवरदलेस, आगे आपका ट्रांजिशन, कॉन्ट्राडिक्शन,
कमिटी ने रिकमेंड किया है कि रिप्लेसिंग द यूनिवर्सिटीज करंट आर्टिफिशियल टफ फील्ड विद अ नेचुरल ग्रीन फील्ड। यूनिवर्सिटी कॉलेज सोच रहा है कि उनके यहाँ पर फील्ड चेंज करनी है, तो रिसेंटली उन्होंने ये प्लान बनाया है कि आर्टिफिशियल फील्ड को हम लोग नेचुरल फील्ड से रिप्लेस करेंगे। जब हमने देखा है कि ओवरऑल दोनों जगह आर्टिफिशियल फील्ड ज्यादा बेहतर है, तो क्या ऐसा हुआ जिस वजह से यूनिवर्सिटी ने ये डिसीजन लिया कि यार हम इसे ग्रास फील्ड से रिप्लेस करेंगे? यही डिस्क्रिपेंसी अब आपको सॉल्व करनी है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। Which of the option will help solving the apparent discrepancy in the committee's position? तो इस discrepancy, इस paradox को resolve करना है। ए ऑप्शन कहता है यूनिवर्सिटी के करंट आर्टिफिशियल एथलेटिक फील्ड टफ हैज रिक्वायर्ड एन एक्सटेंसिव मेंटेनेंस सिंस इट्स ओरिजिनल इंस्टॉलेशन। ये ऑप्शन आपका प्रिमाइस किल कर रहा है। जैसे मैंने अभी कहा, पैसेज ने मुझे क्लियरली बोला था कि आर्टिफिशियल टफ फील्ड्स के लिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, और ये ऑप्शन कह रहा है रिसेंटली हमने देखा कि एक्सटेंसिव मेंटेनेंस कॉस्ट लग गई यूनिवर्सिटी की फील्ड में। तो रिसेंटली लगी है ना, इसका मतलब पिछले 10 साल से जब वो था वहां पर ग्राउंड तब तो नहीं लगी। रिसेंटली अगर पैसा लग भी गया तो ओवरऑल मेंटेनेंस तो फिर भी कम हुई है ना। तो ये ऑप्शन आपका प्रिमाइस को झूठा साबित कर रहा है, इसीलिए इट हैज टू बी एलिमिनेटेड। बी कहता है मोस्ट इंजरीज सस्टेन्ड ऑन द आर्टिफिशियल टफ फील्ड्स टेक लॉन्गर टू हील, रिक्वायर मोर एक्सपेंसिव थेरेपीज than the injuries sustained on natural grass fields। ये आ गया कि रिकवरी और नेचर ऑफ इंजरी की बात की जाए अगर, तो उस पॉइंट में नेचुरल ग्रीन फील्ड्स आर बेटर। ये मिल गया करेक्ट आंसर। इसने कहा जब भी प्लेयर्स को इंजरी होती है, सपोज भागते भागते अगर गिर गए, तो अगर वो नेचुरल ग्रास फील्ड पे जब गिरते हैं तो वो जो इंजरीज होती हैं, पहली बात तो वो ज्यादा सेवियर नहीं होती हैं, छोटी मोटी इंजरीज होती है। माना इंजरी ज्यादा होती हैं, ज्यादा नंबर की बात कर रहा था पैराग्राफ, ये कह रहा है रिकवरी। एक तो रिकवरी का नेचर, नेचुरल ग्रास फील्ड पर जब गिरते हैं तो वो रिकवरी जल्दी होती है एथलीट्स की। अगर वो आर्टिफिशियल टफ फील्ड पर गिरते हैं तो रिकवरी में शायद महीनों सालों लग जाते हैं। तो यहां पर यूनिवर्सिटी जो है वो अपने प्लेयर्स के बारे में ज्यादा अच्छे से सोच रही है कि हम तो मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह सब भर लेंगे, लेकिन अगलों की, वो हमारे एथलीट्स हैं, हमारे प्लेयर्स हैं, उनकी इंजरी रिकवरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ इंजरी मतलब कि टफ फील्ड्स में शायद ज्यादा सेवियर चोटें लगती हों, लेकिन नेचुरल ग्रीन फील्ड्स पर उतनी चोटें नहीं लगती हैं, उतना सेवियर चोट नहीं लगती है। तो यहां पर इसीलिए उनका डिसीजन बिल्कुल सही है। दैट इज रिजॉल्विंग योर पैराडॉक्स कि क्यों उन्होंने नेचुरल ग्रीन फील्ड्स को चुना। सी कहता है डिफिकल्ट है स्पेक्टेटर्स के लिए, जो जितने भी ऑडियंस आते हैं एट एथलेटिक इवेंट्स, टू डिटर्मिन कि एथलेटिक फील्ड आर्टिफिशियल है या टफ फील्ड है। इसने कहा जितने भी आपके ऑडियंस आ रहे हैं उन लोगों के लिए ना ये मुश्किल है पता लगाना कि ये आर्टिफिशियल वाली फील्ड है या नेचुरल ग्रीन फील्ड है, तो नहीं सॉल्व कर रहा ये आपका पैराडॉक्स, अनरिलेटेड ऑप्शन। डी कहता है मेंटेनिंग आर्टिफिशियल टफ फील्ड में लगता है ओकेजनल। जब भी आप आर्टिफिशियल टफ फील्ड को मेंटेन करते हो तो ओकेजनली रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज सेक्शन को कभी कभी रिप्लेस करना पड़ता है, जो पार्ट डैमेज हो जाता है फील्ड का। जबकि नेचुरल ग्रीन फील्ड में डेली वाटरिंग चाहिए होती है और पीरियोडिक इंस्टॉलेशन चाहिए होती है, तब भी इसने सॉल्व नहीं करा। इसने कहा आर्टिफिशियल टफ फील्ड को जब मेंटेन करते हैं तो रिप्लेसमेंट लगती है, जितने भी ब्रोकन आउट पार्ट्स होते हैं। नेचुरल ग्रीन फील्ड में लेकिन कॉन्टिन्यूअस वाटरिंग वगैरह भी देनी पड़ती है, तो भी इसने सॉल्व नहीं किया यहां पर आपके पैराडॉक्स को। That will clearly make B the correct answer choice. So whenever you are dealing with resolving the paradox question and central theme question, सबसे पहले अपने questions को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ने के बाद जैसे अगर paradox questions की बात करें तो जो आंसर आपका बिल्कुल आपके इस मिस्ट्री को सॉल्व करके फिट करे, that will be your correct answer. सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल थीम क्वेश्चंस में आपको पूरे पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है। जो डिटेल स्ट्रैटेजीज हमने यहाँ पर पढ़े हैं, जो पॉइंटर्स पे आपको फोकस करना है, उससे आपको सेंट्रल आइडिया बहुत जल्दी मिल सकता है। इसके साथ ही आपको डीपीपीस को रेगुलरली सॉल्व करना है। इस लेक्चर पर भी बेस्ड आपको डीपीपी मिलेगी पीडब्ल्यू की ऐप पर, जहां पे आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी इन दोनों टॉपिक से लेकर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द अगले सेशन में। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।